हेलो एवरीवन। सो बच्चों, बायोमोलिक्यूल को कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था। तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा बायोमोलिक्यूल में, एक मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमारा जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आज की क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड का बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे कंटिन्यूसली अगर मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको अगर कंटिन्यूसली वॉच करें तो आपके लिए एनफ है कि आप यही वाले नोट्स प्रिपेयर करें। आपको ये जो टोटल होगा मटेरियल वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि और उनको बार बार रिवाइज करें, ठीक है, ताकि उससे जो आपके कंसेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, आप अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर पाओ जब आपके पास अपने ही हैंडमेड नोट्स होंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपका जो नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल है दैट इज द प्रोटीन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब हमने केमिकल एनालिसिस की थी किसी भी प्लांट टिश्यू की या एनिमल के लिविंग टिश्यू की, तो आपने देखा था कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये कौन सी वाली कैटेगरी में आता है? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आ रहा था, ठीक है। और कौन से वाले फ्रैक्शन में आया है? ये कौन से वाले फ्रैक्शन में आ रहा था? एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में। तो आपने देखा था कि ये आपका एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में आ रहा था, इनसोल्युबल फ्रैक्शन में आ रहा था। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने जब एनालिसिस किया था तो आपने देखा था कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और मैक्रोमोलिक्यूल में ये भी आपकी कौन सी वाली कैटेगरी में आता है? दैट इज द एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में। ओके, तो अब बात करेंगे कि एक्चुअली में सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो एफ माइस्चर, इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक माइस्चर, इसने सबसे पहले पल्स सेल्स में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। और यहाँ पे एफ माइस्चर ने एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड को पहले जब सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पल्स सेल के अंदर, तो उसके लिए एक्चुअली बच्चों उसने टर्म यूज की थी न्यूक्लिन। क्या टर्म यूज की थी? न्यूक्लिन। तो स्टार्टिंग में न्यूक्लिक एसिड को एफ माइस्चर ने जब पल्स सेल में देखा तो उसके लिए उसने क्या टर्म यूज की थी? न्यूक्लिन। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड की टर्म है वो दी थी आल्टमैन ने। सो दिस वन इज द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय आल्टमैन इन 1889, ठीक है। तो चलो ये तो डिस्कवरी की बातें हुई, किसने टर्म दिया, किसने डिस्कवर किया, है ना, इसको छोड़ो। हमारा एम है मेन समझना किसको? एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड होते क्या, इनके स्ट्रक्चर को क्लियर करना, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो देखो जैसे आपने जब कार्बोहाइड्रेट पे पॉलीसेक्रिहाइड को डील किया था तो वहां पे देखा था कि आपने मोनोमरिक यूनिट आपस में ज्वाइन हो रहे थे। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट आपस में ज्वाइन हो रहे थे और वो आपके सेलुलोज का फॉर्मेशन कर रहे थे, स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहे थे, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो वैसे जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इसका जो मोनोमरिक यूनिट होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमेरिक यूनिट या मोनोमर होता है, तो मोनोमेरिक यूनिट के लिए एक्चुअली में हम जो टर्म यूज करते हैं किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड में, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बताएंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक मोनोमरिक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट आपस में लिंक होंगे तब जाके आपका न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि मोनोमरिक यूनिट आपस में लिंक होंगे तब जाके आपका क्या बनेगा? एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसको हम लेटर ऑन देखेंगे स्ट्रक्चर में। तो फिर जब हमें बताया कि एक इसका जो मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है तो हमें पहले बच्चों न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे हमने वहां पे मोनोसेक्रिहाइड के स्ट्रक्चर को पहले डील किया था वैसे हमें यहाँ पे भी इसके मोनोमरिक स्ट्रक्चर को डील करना पड़ेगा, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक सिंगल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरीके से बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड करते जाएंगे एक दूसरे के साथ विद हेल्प ऑफ बॉन्ड के हेल्प से, तो उसके लिए एक्चुअली हम क्या टर्म यूज करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या आ गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या आ गया? न्यूक्लियोटाइड। अब क्या कि फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? अगर ये मोनोमरिक यूनिट है तो फिर हमें एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं न्यूक्लियोटाइड के बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड है क्या, किससे बना होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बच्चों अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो एक मोनोमरिक यूनिट है आपके न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है,
यानी कि चाहे वो डीएनए का स्ट्रक्चर हो चाहे आरएनए का स्ट्रक्चर हो, तो इनके जो मोनोमरिक यूनिट होते हैं इनके लिए आप टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होंगे तब जाके आपके डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि भाई इन्हें ही कंसीडर किया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या बताया कि जो आपका डीएनए और आरएनए इनके लिए ही एक्चुअली हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो यही जब आपके न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ, ये मोनोमरिक यूनिट, तब जाके आपका डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर रेडी होगा। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो ये न्यूक्लियोटाइड जो एक मोनोमरिक एक सिंगल यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो ये एक्चुअली में कितने डिफरेंट पार्ट्स का बना होता है। तो ये फर्दर खुद 3 डिफरेंट पार्ट का बना होता है। इसमें आपका नाइट्रोजनस बेस भी आता है, इसमें आपका पेंटोज शुगर आता है और इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी कि जब 3 कंपोनेंट आपस में लिंक होंगे तब जाके एक सिंगल मोनोमरिक यूनिट बनेगा। क्या क्या बताइए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड बता सकते हैं। तो जब ये 3 कंपोनेंट आपस में जुड़ेंगे तब जाके आपका एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है जो डीएनए का एक मोनोमरिक यूनिट होता है, तो डीएनए के मोनोमरिक यूनिट में भी आपके फर्दर 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस के अलावा पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हम इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखेंगे, आपको कोई भी चिंता लेने की कोशिश करनी नहीं है, आप बस कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से इसको वॉच करें, अपने नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन सा वाला पेंटोज शुगर डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड कैसे लिंक्ड होता है इनके साथ, वो देखेंगे। बट अभी बेसिक ये याद रख लो कि ये 3 कंपोनेंट का बना है, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट। अब देखो बच्चों, एक टर्म तो आपको न्यूक्लियोटाइड की क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट का बना है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजनस बेस, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द फॉस्फेट। यानी कि 3 कंपोनेंट मिलकर न्यूक्लियोटाइड। लेकिन कभी-कभी ये टर्म भी अभी आपको आ सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड। तो अगर आप फॉस्फेट को यहां से हटा लो, फॉस्फेट को जो थर्ड कंपोनेंट है इसको आप हटा लो, तब जाके आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा। यानी कि हम सिंपल बता सकते हैं कि भाई जब नाइट्रोजनस बेस प्लस जो आपका पेंटोज शुगर जब ये आपस में 2 लिंक होंगे तब जाप के लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट का होगा, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट। तो न्यूक्लियोसाइड हम ऐसे भी बता सकते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड प्लस आपका फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, आपका नाइट्रोजनस बेस भी आ रहा है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन रहा था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस आपका जो फॉस्फेट होगा तो तब भी जाके आपके न्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्वेश्चन या तो सिंपली पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड किन किन कंपोनेंट से, तो आप अगर आपके ऑप्शन में होगा नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट तो आप आंसर दोगे। लेकिन ऑप्शन ऐसे भी बन के आ सकता है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर या न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो बच्चों आप ये भी आंसर कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन में ये मिला तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट मिलके भी आपका न्यूक्लियोटाइड का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली में जो ये न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो आरएनए या डीएनए की बात करें, तो बच्चों यहाँ पे मैं मोस्टली अभी बात कर रहा हूँ डीएनए के बारे में, विद रिस्पेक्ट टू डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं डीएनए की लोकेशन की बात करूँ तो इन केस ऑफ अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये तो यूकैरियोट सेल्स है ना। तो बच्चों इन केस ऑफ यूकैरियोट्स के केस में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो इसके केस में जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो डीएनए होता है, अगर ये मान के चलो कोई एक आपका यूकैरियोट सेल है, क्या है, एक यूकैरियोट सेल है, तो यूकैरियोट्स में आपको पता है कि एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ। सो हम बता सकते हैं कि जो लोकेशन होगी न्यूक्लिक एसिड की इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी बच्चों ये जो डीएनए होता है ये क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। सो न्यूक्लियस इन द क्रोमोसोम, यानी कि जो डीएनए की पैकिंग होती है वो क्रोमोसोम, क्योंकि आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो डीएनए जो होता है वो आपके क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। वो आप क्लास 12th में जब पहुंचेंगे वहां पे पैकिंग ऑफ डीएनए क्रोमोसोम की बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर ये पैक्ड होता है। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि भाई आपका डीएनए कहां पे होगा, न्यूक्लिक एसिड में। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे 2 ऐसे और सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यानी कि अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका दोनों ही प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट आपका तो सिर्फ एनिमल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है।
तो हम बता सकते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है तो यूकैरियोट्स में आपने देखा कि न्यूक्लियस में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो सकता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, सो बट अगर हम जब प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों प्रोकैरियोट्स के केस में अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो ये क्योंकि इन केस ऑफ अगर ये मान के चलो कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है तो आपका डायरेक्टली जो आपका क्या डीएनए होगा वो आपका कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड इनके साथ प्रोकैरियोट में वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब हम एक्चुअल में क्या सीखने वाले हैं, अभी जो हमने बताया कि जो डीएनए का एक मोनोमरिक यूनिट होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बताते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया कि ये 3 कंपोनेंट का बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपके साथ ये पहला कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का डील करने वाला हूँ, फिर मैं जब इसको कंप्लीट करूंगा पेंटोस शुगर, फिर हम बताएंगे फॉस्फेट। जब ये हमारे कंपोनेंट 3 प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ये आपस में कैसे लिंक्ड होंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पेंटो के शुगर के साथ लिंक्ड होगा, पेंटो शुगर फर्दर किसके साथ लिंक होगा, फॉस्फेट के साथ। तो आज की क्लास में हम न्यूक्लियोटाइड के पहले कंपोनेंट को नाइट्रोजनस बेस को डील करने वाले हैं। ओके, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट में। अब देखो बच्चों, देखो तो पहला कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड का होता है वो क्या होता है, पहला कंपोनेंट क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का, तो पहला कंपोनेंट अभी बताएंगे भाई हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड वेदर इट मे बी योर डीएनए और आरएनए, इट इज योर नाइट्रोजनस बेस। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजनस बेस भी फर्दर यहाँ पे आपको 2 टाइप की मिलेगी, एक पायरामाइडिन डेरिवेटिव होगी और एक प्यूरीन। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, मैं ये जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन जो शो किया हूँ तो इसको लेटर ऑन क्लियर करेंगे। पहले हम एक्चुअली में इनके स्ट्रक्चर को सीखते हैं, देन फिर मैं यहाँ पे मूव करूंगा। तो बच्चों अगर आप देखेंगे कि जो प्यूरीन और पायरामाइडिन, सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ योर डीएनए एंड आरएनए। तो ये है नाइट्रोजनस बेसिस। तो आपने देखा कि भाई नाइट्रोजनस बेसिस आपके 2 है, एक पायरामाइडिन है पहले नंबर वाला, पहली डेरिवेटिव, और दूसरे नंबर पे देखोगे बच्चे तो प्यूरीन है। ठीक है, अब लेकिन प्यूरीन की भी अगर पायरामाइडिन की देखेंगे डेरिवेटिव तो ये 2 डेरिवेटिव्स है, 3 है। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं कि यूरासिल है, दूसरे नंबर पे देखेंगे तो थाइमीन है, और तीसरे नंबर पे देखेंगे तो साइटोसिन है। सो ये फर्दर पायरामाइडिन की क्या डेरिवेटिव्स है। आप यूरासिल को सिंपल में यू से डेजिग्नेट करें, आप थाइमीन को टी से रिप्रेजेंट करें, इसके सिंबल्स है, और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। इसी तरीके से प्यूरीन के अंदर भी फर्दर इसके 2 डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो एक आ जाएगा एडेनिन, एडेनिन को बच्चों हम ए से डिनोट कर सकते हैं, और गोनिन को हम जी से डिनोट करेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आप सोचते हैं कि सर इतने सारे स्ट्रक्चर हमें कैसे तैयार होंगे, आपको एक्चुअली में एग्जाम में ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, आपको सिर्फ इसका बेसिक सीखना है। आप सिर्फ अभी के लिए इन पायरामाइडिन की जो डेरिवेटिव्स हैं, जो ये नाइट्रोजनस बेस है, इनको याद रख लीजिए, यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड गोनिन, ऑल ओवर कितने हुए 5, कितने हुए 5 नाइट्रोजनस बेसिस। तो बच्चों अगर आप बात करोगे कि जो यूरासिल, थाइमीन, साइटोसिन है ये पायरामाइडिन की डेरिवेटिव्स है, और एडेनिन और गोनिन आपकी प्यूरीन की डेरिवेटिव्स है। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि इसी बेस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ प्यूरीन की कौन सी डेरिवेटिव है, एडेनिन की। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मान के चलो आप एक ट्रिक क्या रख लो, पूजा, PUGA, पूजा। तो पूजा करने का मतलब है PU से आएगा प्यूरीन, और प्यूरीन की 2 डेरिवेटिव आ गई, एक आ गई गोनिन, तो G से आएगा गोनिन, और A से आएगा एडेनिन। तो हम बता सकते हैं कि प्यूरीन के अंदर 2 डेरिवेटिव है, एक गोनिन है और एडेनिन है, और रिमेनिंग जो 3 रह जाएंगे तो वो कॉमन सेंस है, वो आपकी पायरामाइडिन की डेरिवेटिव्स होंगी। तो हम बता सकते हैं कि पायरामाइडिन के अंदर 3 आ रहे हैं, यूरासिल, थाइमीन, साइटोसिन, और प्यूरीन की फर्दर 2 डेरिवेटिव है, डेट द एडेनिन एंड द गोनिन। अब एक्चुअल में अब ये टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने हो गए, 5 हो गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, ये मान के चलो 2, 3, तो ये 4 आ जाएगा, एंड ये 5, ऑल ओवर नाइट्रोजनस बेसिस आपके 5 हो गए। अब आउट ऑफ 5 नाइट्रोजनस बेसिस में बच्चों अगर देखोगे तो इनमें से 4 डीएनए में होते हैं और 4 आपके आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए भी आ रहा है और आरएनए भी आ रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड के केस में अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ अगर हम बात करें डीएनए के केस में, तो डीएनए के केस में अगर देखोगे तो कौन कौन से आपके नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो देखो अगर सबसे पहले डीएनए की बात करें तो डीएनए में भी पायरामाइडिन कौन सा होगा, प्यूरीन कौन सा होगा। तो बच्चों अगर देखेंगे पायरामाइडिन अगर जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है थाइमीन एंड द साइटोसिन।
ठीक है, थायमीन एंड साइटोसिन। और जो प्यूरिन होगा, क्योंकि प्यूरिन दो ही है तो ये प्यूरिन दोनों के दोनों होंगे, एक होगा एडेनिन और एक होगा गुआनिन। तो डीएनए के केस में जो ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो पायरिमिडीन में कौन कौन सा आ गया, थायमीन और साइटोसिन वाला, और प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन। अगर इसी तरीके से अगर आप फिर आरएनए की बात करेंगे कि तो पूछेंगे आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, तो यहाँ पे भी आपके 2 ही 4 होंगे टोटल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर पायरामिडीन कौन से होंगे, तो पायरामिडीन में याद रख लीजिए थायमीन की जगह यहाँ पे आरएनए में आपका यूरासिल होगा। क्या होगा, यूरासिल होगा। और दूसरा जो आपका पायरामिडीन होगा वो कौन सा होगा, साइटोसिन होगा आरएनए के केस में। और प्यूरिन अब 2 ही बच गए, तो प्यूरिन जो आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन और गुआनिन थे वही आपके आरएनए में भी होंगे प्यूरिन। कौन सा, दैट इज द योर एडेनिन एंड द गुआनिन। तो ऑल ओवर ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में क्या 5 टोटल नाइट्रोजनस बेस है, और इन 5 में से जो 4 होते हैं वो डीएनए में होते हैं और 4 आपके आरएनए के स्ट्रक्चर में होते हैं। अब कौन कौन से, तो अभी सिर्फ आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन सा, क्योंकि यहाँ पे अगर पायरिमिडीन की बात की जाए तो डीएनए में थायमीन होता है, तो आरएनए इनके साथ अगर हम बात करें किसके, आरएनए में, तो वहां पे उसकी जगह पे कौन है, यूरासिल है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी जगह यानी कि थायमीन की जगह यहाँ पे क्या है, यूरासिल है। रिमेनिंग यहाँ पे भी साइटोसिन, यहाँ पे भी साइटोसिन, तो यहाँ पे दोनों एडेनिन गुआनिन एडेनिन। सिर्फ आप बता सकते हैं कि डीएनए में रिप्लेस होता है यूरासिल, और ये दोनों के दोनों पायरामाइडिन है। ठीक है, सो ये आप तैयार कर लें। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा देखना पड़ेगा। सो दिस आर द स्ट्रक्चर। फिलहाल आपको ये स्ट्रक्चर तो नहीं आने वाले हैं। सो दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, यूरासिल, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, आई थिंक आज के लिए फिलहाल बेसिक इतना काफी है। तो कल की क्लास में मैं नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि चलो स्ट्रक्चर को भी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। और जो मैं अभी ये स्लाइड को दिखा रहा था पहले वाली, फर्स्ट वन नाइट्रोजनस बेस जो आपके प्यूरिन और पायरामाइडिन है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो ये हम आने वाली क्लास में डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।